हतमंदन मास्टर्स आज हमारे साथ रानी जी हैं, तो हम लोग मेडिटेशन करेंगे 40 मिनट्स। उसके बाद रानी जी टॉपिक लेंगी। थैंक यू। रानी जी आप स्टार्ट कीजिए। आत्मवंदन और मास्टर और देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। तो आइए मास्टर्स, हम सब मिलके ध्यान में बैठेंगे पहले, उसके बाद फिर हम जो भी टॉपिक है उससे हम डिस्कशन करेंगे। और आप सभी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। वैसे तो सभी को पता है, लेकिन जो नए मास्टर से कोई जुड़ा है हमारे साथ उसके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं थोड़ी सी। 3 लोग लगा लेंगे हम, अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लेंगे और आईज क्लोज करके कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। किसी को चश्मा लगाया मास्टर तो चश्मा उतार देंगे। ओके दी, साउंड दे दीजिए। डॉक्टर ब्रह्म ऋषि पत्नी सर को चेतना को इनवाइट करेंगे। सर की चेतना के साथ हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हमारा सच्चा साथी है दोस्तों।
ज़रूर करें।
जाएंगे दोस्तों। राधे जी, राधे जी, माफ कीजिए। जय श्री निर्मल पांडे। हमारा सच्चा साथ। आगे और आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों। ध्यान रखिए ऊपर। गहरे जैसे और गहरे करते जाएंगे दोस्तों। पत्नी सरस्वती के साथ गहरे ध्यान में रखेंगे। श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते जाएंगे।
लीजिए दोस्तों, अपनी सूचना के साथ अपनी सांसों पर ध्यान बनाए रखें। आगे बढ़ते जा रहे हैं। मन में कृतज्ञता का भाव, आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। Last 10 minutes दोस्तों, कृतज्ञता का भाव लेते हुए आगे बढ़ते जाएं। कोमल
गहरी निर्मल कोमल सांसें परम गुरु हमारे स्वास्थ्य सांसों पर लास्ट 5 मिनट दोस्तों। सांसों के साथ बने रहें। सारी चिंताएं
5 4 3 2 1 0। आपस में अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे और अपनी आईज धीरे धीरे एक प्यारी सी स्माइल के साथ ओपन कर लेंगे और ध्यान से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू सो मच रानी जी। बहुत बहुत गहरा ध्यान था और बहुत ज्यादा एनर्जी थी। थैंक यू सो मच। हम लोग एक्सपीरियंस शेयरिंग बाद में लेंगे, पहले टॉपिक कर लेते हैं। ओके जी, थैंक यू संस्कृति जी। और आशा करती हूँ सभी का बहुत ही गहरा ध्यान लगा होगा। तो थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज के हम टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा अहंकार और पश्चाताप। तो उसके बारे में सभी जानते हैं कि ईगो क्या होता है। ये कोई नया टॉपिक नहीं है सभी के लिए। तो उस चीज से बाहर भी हम अधिकतर मेडिटेटर्स को पता है कि ईगो से हमें बाहर ही रहना होता है, क्योंकि ईगो जब तक रहती है हमारे साथ तो ईगो के साथ साथ ज्ञान नहीं आ सकता, क्योंकि ईगो हमारी जो माइंड है, हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो प्रज्ञा है, उस पे एक पर्दा डाल देती है, एक लोक लगा देती है। तो ईगो के कारण हम जो सच्चाई है उसको नहीं देख पाते, लेकिन ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है जो हर अ, पर्दे को हटा देता है। रानी आपकी ना आवाज थोड़ा सा कम आ रही है। आप वो माइक को ओके, चेहरे पे, हाँ थोड़ा सा मुंह। थैंक यू। ठीक है। तो अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ अभी ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ईगो है, हमारा जो माइंड है, उस पे एक ऐसा पर्दा डाल देता है जो सच्चाई को दिखने नहीं देता, और एक तरीके से एक ब्लैक होल वहां पे बना देता है। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हमारी जो ईगो है, वो ईगो कहीं भी नहीं रहती, और ईगो को हटाकर हम एक जो विजडम है उसको लेते हुए हम सच्चाई में आते हैं। और यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है उसके लिए मैं एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है, उसके माध्यम से मैं इस टॉपिक को कवर करना चाहूंगी। तो ये स्टोरी है एक ऐसे संत की, जो कि तिब्बतियन जो भी कल्चर है उसमें एक उनको बोध के रूप में माना गया है, एक बोध का अवतार उनको बोला गया है। तो वो ऐसे संत थे। संतों की कहानी तो हम सभी ने सुनी है, सुनते ही आते हैं, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। तो ये भी एक ऐसे संत है, शायद कुछ लोगों ने उनके बारे में सुन भी रखा होगा। तो ये एक ऐसे संत की कहानी है कि कैसे वो संत एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 80 लोगों की हत्या करने के बाद वो एक महान आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। तो उनका नाम है मिलारेपा, जो कि एक तिब्बतियन गुरु हैं। और तिब्बत संस्कृति में उनको बौद्ध, जो भगवान बुद्ध है, उनका ही अवतार माना गया है। और मिलारेपा को बहुत लोग जानते हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा फेमस एक पर्सनैलिटी है, और वो ऐसे गुरु रहे हैं कि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वो बहुत ही महान संत हुए हैं, क्योंकि उनकी तुलना सीधा भगवान बुद्ध से की गई है कि वो एक भगवान बुद्ध का ही अवतार थे। तो उनकी स्टोरी मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। फ्रेंड्स, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं इसको कई बार जब मेरा मन होता है मैं इसको सुनती रहती हूँ। तो बहुत ही टचिंग स्टोरी है। इसमें क्या होता है कि जो मिलारेपा है, उनका जो जन्म है वो 11वीं शताब्दी में होता है तिब्बत में। और उनका जब जन्म होता है, जब वो बचपन में बच्चे होते हैं छोटे, तो उनके जो
फादर है उनकी डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के बाद उनके जो चाचा होते हैं, वो उनका सारा जो भी प्रॉपर्टी होती है, वो घर वगैरह वो सब उनसे छीन लेते हैं। उनके साथ केवल उनकी माँ होती है और एक छोटी बहन होती है। तो छोटी-सी उम्र में ही मिलारेपा 7 साल की उम्र में के होते हैं वो उस टाइम पे जब उनके फादर की डेथ हो जाती है। उस समय क्या होता है जब उनके चाचा सारी उनसे सारी जो भी उनकी प्रॉपर्टी है वो ले लेते हैं और उनकी जो मदर है और उनकी जो सिस्टर होती है, तो उनके साथ नौकरों के जैसा वो बिहेवियर करते हैं, एक नौकर की तरह रखते हैं उनको और बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। तो मिलारेपा क्या करते हैं जब वो 11-12 साल के होते हैं, तो वो वहाँ से भाग जाते हैं घर से। एग्रेशन में भाग जाते हैं और वो एक उनसे मिल जाते हैं जो तांत्रिक होते हैं। वो वहाँ पे तांत्रिक विद्या सीख लेते हैं। तो जब वो बड़े हो जाते हैं, वो वापस आते हैं और सोचते हैं अब मैं अपनी जो मेरी बहन है और जो मेरी माँ है, अब उनको मैं अपने चाचा के यहाँ से छुड़वा सकता हूँ ईज़िली उनको अब मैं रख सकता हूँ क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो अपने चाचा का टॉर्चर अब हम नहीं सहेंगे। तो जब वो आते हैं अपने गाँव तो उनको पता चलता है गाँव वालों के थ्रू कि उनकी जो मदर है और जो सिस्टर है उनकी डेथ हो चुकी होती है। तो मिलारेपा को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और एग्रेशन में रहते हैं वो कि भई मेरे चाचा की वज़ह से ये सब कुछ हुआ। तो डियर फ्रेंड्स वो क्या करते हैं क्योंकि वो एक सॉरी साधु नहीं, वो एक तांत्रिक बन चुके होते हैं और उनके पास शक्तियाँ भी होती हैं उस टाइम पे। तो वो क्या करते हैं, मौका तलाशते हैं कि बदला लेने का अपने चाचा और उनकी फैमिली से। तो एक बार क्या होता है कि उसके चाचा की फैमिली में फंक्शन होता है, उनके बेटे की शादी हो रही होती है और बहुत सारे मेहमान आ रहे होते हैं उनके घर में, उसके चाचा के यहाँ पर। तो मिलारेपा क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि इससे अच्छा मौका मुझे और नहीं मिलेगा बदला लेने का। तो वो अपनी तांत्रिक विद्या के द्वारा वहाँ पर जिस जगह पर शादी हो रही होती है, ओले बरसा देते हैं अपनी शक्ति के थ्रू। वो इतने ओले बरसाते हैं कि वो जो पूरी जगह है वो बर्फ से ढक जाती है और करीब 80 के करीब जो लोग होते हैं वहाँ पर वहीं के वहीं दबकर मर जाते हैं वो लोग। तो बाद में मिलारेपा को बहुत खुशी होती है कि मैंने अपना बदला ले लिया। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं अंदर ही अंदर। तो कुछ दिन तक तो ये खुशी रहती है, लेकिन कुछ दिन के बाद उनको रिग्रेशन फ़ील होने लगता है कि मतलब मैंने ये क्या कर दिया? मैंने इतने लोगों की हत्या कर दी केवल अपने एक बदले के कारण, अपनी एक जेलसी की भावना के कारण। तो उनको अब लगता है कि ये मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, तो मुझे इसका पश्चाताप करना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, ऐसे गुरु की तलाश में रहते हैं, जो उनको इस पश्चाताप से बाहर निकाल सके, उनको ऐसी विद्या दे सके कि वो इस रिग्रेशन की भावना से वो बाहर निकल सके। वो बहुत गुरुओं से मिलते हैं, लेकिन कोई भी गुरु उनको ऐसा नहीं मिलता है, जो उनको सैटिस्फाइड कर सके, जो उनको वो विद्या दे दे सके, जिससे कि वो इस आत्मग्लानि से बाहर आ पाएँ। तो उन्हें कोई भी ऐसा गुरु नहीं मिलता, तो वो फिर कोई जब उन्हें हो जाते हैं वो कई साल, तो एक कोई इंसान उनको बताता है कि आप को जिस ज्ञान की तलाश है वो एक ही गुरु है, जो आपको इस ज्ञान के बारे में आपको बता सकते हैं, उनका नाम है मारपा। तो मिलारेपा मारपा के पास जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपनी इस ग्लानि से दूर होने के लिए, वो खोज करते हैं मारपा की। तो बहुत दिन ढूँढते-ढूँढते बहुत दिन के बाद उनको मारपा का पता चल जाता है, वो मारपा के घर जाते हैं। तो वो एक बच्चे से जब मारपा के गाँव में पहुँचते हैं, तो एक बच्चे से एड्रेस पूछते हैं मारपा के घर का।
तो मारपा वो बच्चा बताते हैं कि ठीक है मैं आपको लेके चलता हूँ। तो बच्चे के साथ-साथ वो पीछे-पीछे चल देते हैं मिलारेपा। तो वो बच्चा दूर से इशारा करता है, उँगली उठा के इशारा करता है एक आदमी की तरफ और कहता है कि ये मारपा है, यही है मारपा जिसे आपकी तलाश है, जिसको आपकी तलाश है, आपको जिसकी तलाश है सॉरी। तो अब मारपा जो होते हैं वो देखते रहते हैं, जो वो इंसान है वो खेत में हल जोत रहा होता है। बैल होते हैं और उनके थ्रू खेती खेती में वो काम कर रहे होते हैं। तो कुछ देर तक मिलारेपा उनको देखते हैं और जो मारपा होते हैं वो मिलारेपा को देख लेते हैं और मिलारेपा बोलते हैं कि मैं आपसे ज्ञान लेने आया हूँ, दीक्षा लेने के लिए आया हूँ। आप मुझे ज्ञान दें और कृपा करें मेरे ऊपर। तो मारपा क्या करते हैं, उनको एक चाय की प्याली पिलाते हैं और बोलते हैं कि अब चलो ठीक है, तुम्हें ज्ञान चाहिए तो अब ये जो खेत है, ये जो हल मैं जोतने का काम कर रहा था, अब तुम उस काम को करो। तो वो उस काम को करने स्टार्ट कर देते हैं मिलारेपा। सुबह से शाम हो जाती है, कोई उनको पूछने नहीं आता। उसके बाद वो बच्चा वहीं खड़ा रहता है और जब मिलारेपा पूरा खेत जोत देते हैं, तो वो बच्चा कहता है, "अब तुम्हारा काम हो गया और अब तुम अंदर जा सकते हो।" तो मिलारेपा को पता चलता है कि अच्छा ये मारपा का के ही बेटा है, जो उनको ऐसे बोल रहा है, तो वो अंदर जाते हैं घर के अंदर। तो मारपा से कहते हैं मिलारेपा कि मैं आपको अपना दिमाग, अपना शरीर और अपनी वाणी मैं आपको देता हूँ और इसके बदले आप मुझे प्लीज़ ये मुझे ज्ञान दें आप। तो इससे पहले ऐसी जो गुरु दक्षिणा है वो किसी ने भी दी नहीं होती मारपा को, तो उनको ये बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि ठीक है तुम मुझे ये तीनों चीज़ें दे रहे हो, लेकिन उससे उसके लिए क्या है कि तुम्हें अपना जो खाना है उसका इंतज़ाम खुद से करना होगा, खाने और रहने का। मैं तुम्हें खाने-पीने को यहाँ पर कुछ नहीं दूँगा, मैं सिर्फ़ तुम्हें दीक्षा दे सकता हूँ। तो मारपा कहते हैं ठीक है सॉरी मिलारेपा कहते हैं ठीक है, तो वो राज़ी हो जाते हैं कि ठीक है आप मुझे सिर्फ़ ज्ञान दे दीजिए और खाने-पीने का जो इंतज़ाम है वो अपना मैं खुद ही कर लूँगा। तो वो बहुत खुश होते हैं मिलारेपा कि चलो मुझे मारपा ने शिक्षा देने के लिए, दीक्षा देने के लिए बोल दिया है। तो अब क्या करना होता है उनको अपना सॉरी मास्टर बैकग्राउंड से थोड़ा वॉइस आ रही है, तो थोड़ा-सा प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो क्योंकि ऑन रोड ही मेरा घर है तो सारी आवाज़ें आती रहती है बाहर से, तो सॉरी उसके लिए। तो हम आगे नहीं, बढ़ते कोई हैं। आवाज नहीं। ओके, ओके दी। तो उसके बाद मिलारेपा क्या करते हैं, अगले दिन सुबह उठते हैं जल्दी और गाँव में निकल जाते हैं अपने भोजन को इकट्ठा करने के लिए, अपने खाने का इंतज़ाम करने के लिए। तो वो बहुत जोश में होते हैं कि इतने जोश में होते हैं कि बहुत सारा खाना जो है राशन वो इकट्ठा कर लेते हैं एक ही दिन में और इतना खाना होता है कि वो उनसे उठ भी नहीं होता, उठाया भी नहीं जाता, इतना सारा वो जो सामान है वो इकट्ठा कर लेते हैं खाने-पीने का। तो और कुछ वो बर्तन भी खरीदते हैं उसे पकाने के लिए क्योंकि उन्हें खुद ही वो खाना बनाना है। तो उसके बाद जब वो जाते हैं वो पूरे लदे हुए होते हैं उस सामान से और खाने खाने से और बर्तनों से। तो उनसे वो बोझ उठ भी नहीं रहा होता। तो वो जैसे ही जाते हैं मारपा के आश्रम में, वो एकदम से वो बोरा रखते हैं तो उसकी बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो जो मारपा होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं दोपहर का, तो वो बाहर उठ के आते हैं कि ये आवाज़ कैसी है? तो जब वो देखते हैं कि मारपा ने ये बोरा ऐसे रखा है तो उसकी इतनी तेज़ आवाज़ आई है, तो वो उसको बहुत डाँटते हैं मारपा को, मिलारेपा कि ये क्या तुम्हारा तरीका है? तुम गुस्से में हो, तुमने इतनी तेज़ से ये सामान पटक दिया है। तो उसपे जो मिलारेपा है वो माफ़ी माँगते हैं कि नहीं गुरुजी मैं ये इतना वज़न था इसमें कि मुझसे सँभल ही नहीं रहा था ये, तो वो रखते हुए तेज़ी से मतलब गिर गया, मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैं इसपे लेकिन मिलारेपा जो मारपा होते हैं उनके गुरु वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हैं
कि ये 2 लोगों के अंतर का यही अंतर होता है 2 लोगों के बीच का, कि किस तरीके से कोई बोल रहा है सामने वाला, किस तरीके से उसका बैठने का तरीका है, क्या उसका बोलने का तरीका है, क्या वो वर्ड्स यूज़ कर रहा है, यही अंतर होता है 2 लोगों के बीच में, तो वो उनको बोलते हैं मारपा मिलारेपा को। तो उसके बाद वो माफ़ी माँगते हैं, तो फिर उसके बाद ठीक है, वहीं पर बात खत्म हो जाती है। उसके अगले दिन क्या होता है, अगली सुबह मिलारेपा जो होते हैं बहुत खुश होते हैं कि आज तो मुझे अपने जो गुरु है उनसे दीक्षा मिलने का दिन है, तो वो बहुत अच्छे से जाते हैं अ, खुश होते हुए। उसके बाद क्या होता है, मिलारेपा कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें ज्ञान चाहिए, दीक्षा चाहिए, तो तुम्हें मेरा क्या करना होगा, जो बाहर है तुम्हें घर से बाहर रह के काम करना पड़ेगा। आज से पहले घर से बाहर रह के काम करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा और एग्रेशन है, इतना ईगो है तुम्हारे अंदर, तो अभी तुम बाहर रहकर ही काम करोगे, अभी तुम्हें दीक्षा नहीं मिलेगी, पहले ये काम करो। तो वो घर से बाहर ही काम करते हैं मिलारेपा। ऐसे करते-करते महीनों बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं। मारपा के पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, सीख-सीख कर जाते रहते हैं। मिलारेपा ये सब देखते रहते हैं होते हुए और वहीं पर बाहर ही काम करते रहते हैं। लेकिन मारपा उनको दीक्षा नहीं देते और ना उनको बुलाते हैं कभी कि आओ अंदर आ जाओ, चलो मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ, आज दीक्षा देने का दिन है, तो ऐसा कभी नहीं होता। मारपा जो मिलारेपा है वो वेट करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, सालों-साल गुज़र जाते हैं। नए-नए स्टूडेंट आते रहते हैं, मारपा उनको सिखाते रहते हैं और वो जाते रहते हैं। लेकिन मिलारेपा की जो स्थिति थी वो एज़ इट इज़ बनी रहती है, जो फर्स्ट डे थी। तो उसके बाद क्या होता है डियर फ्रेंड्स, जो मिलारेपा है वो एक अपना कहते हैं ना कि माइंड ठीक है, हमारा जो खुराफाती माइंड होता है वो लगाते हैं। तो वो सोचते हैं कि इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें क्या पता चलेगा, क्योंकि मारपा आँखें बंद करके दीक्षा दे रहे होते हैं। तो वो भी उन स्टूडेंट्स के बीच में जाके बैठ जाते हैं मिलारेपा कि आज तो मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा सुनने को। तो लेकिन क्या होता है, उनकी मारपा जो है उनकी ऊर्जा बहुत हाई होती है, तो वो जान जाते हैं कि मिलारेपा जो है वो स्टूडेंट के बीच में बैठ गए हैं। तो वो अपने कुछ जो उनके स्टूडेंट होते हैं उनको भेजते हैं और मिलारेपा की पिटाई करते हुए उन्हें बाहर निकाल देते हैं क्लास से। तो वो फिर वही उस काम में अपने लग जाते हैं। सालों साल और गुजर जाते हैं ऐसे ही, एज़ इट इज़ स्थिति उनकी, एज़ इट इज़ सिचुएशन मिलारेपा की। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर से वो एक बार फिर से ऐसे ही बैठ जाते हैं क्लास में जाके, फिर से मारपा उनको देख लेते हैं और फिर से अपने स्टूडेंट के थ्रू उन्हें बाहर निकाल के फेंक देते हैं और पिटाई भी बहुत करते हैं उनकी कि तुम इस तरह आके बैठ गए मेरी आज्ञा के बिना। तो उसके बाद क्या होता है, जो जो मारपा की जो वाइफ होती है तो वो ये सब देख रही होती है, उन्हें कई साल हो जाते हैं देखते-देखते कि हाँ, मिलारेपा मतलब कब से यहाँ पे आए थे, काफ़ी यंग एज थी उनकी उस टाइम पे और अब वो अडल्टहुड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मिलारेपा जो होते हैं वो मारपा की पत्नी से यानी गुरुजी की अपनी उनकी वाइफ से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि माता प्लीज़ मेरे ऊपर कृपा करें और गुरुजी से कहकर मुझे दीक्षा दिलवाएँ, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, मारपा की वाइफ से। तो उनको दया आ जाती है मारपा की वाइफ को, क्योंकि वो बहुत टाइम से उनको देख रही होती है कि ये कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं मिलारेपा, लेकिन जो मारपा है उनको उनको दीक्षा नहीं दे रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो रिक्वेस्ट जब करते हैं तो वो उनसे बात करती है उनकी वाइफ खाने के टाइम। तो मिलारेपा कहते हैं सॉरी मारपा कहते हैं कि ठीक है चलो मैं उससे दीक्षा दूँगा, लेकिन उससे पहले उसे मेरा एक काम करना होगा। तो मिलारेपा कहते हैं कि ठीक है गुरुजी आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। तो अगले दिन मारपा कहते हैं कि तुम ठीक है, मेरे बेटे के लिए एक ऐसा घर बनाओ जो 3 पैरों वाला घर, मतलब 3 उस पे खड़ा हो वो, 3 पैरों पे। तो मिलारेपा कहते हैं कि ठीक है, वो बहुत खुशी-खुशी से वो घर बनाने लग जाते हैं।
2 साल और बीत जाते हैं उस घर को बनाने में। तो मिलारेपा कहते हैं कि गुरुजी देखिए घर घर बना दिया है मैंने। तो जब मारपा देखने आते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे बेटे के लिए ये 3 पैरों वाला घर ठीक नहीं रहेगा। तो अब तुम क्या करो, इसे 4 पैरों वाला बनाओ दो, इसे डिस्ट्रॉय कर दो इसको। तो अब क्या करते हैं मारपा तो कहकर चले जाते हैं, मिलारेपा फिर क्या करते हैं दोबारा से घर बनाते हैं 4 पैरों वाला और 2 साल और फिर गुजर जाते हैं। उसके बाद ऐसे ही उनकी जो एज है वो निकलती जाती है। फिर 2 साल के बाद जब वो घर बना लेते हैं तो वो मारपा को कहते हैं कि गुरुजी देखिए मैंने घर बना दिया। अब मारपा कहते हैं कि मुझे मेरे बेटे के लिए जो 3 मंजिला घर है मुझे वो चाहिए। तो मुझे ये वाला घर मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं है, 3 मंजिला वाला घर बनाओ। तो अब वो मारपा को 2 साल और लगते हैं, 3 मंजिला घर बनाने के लिए 2 साल और निकल जाते हैं। ऐसे ही जब 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो घर तैयार होता है तो मिलारेपा फिर मारपा को दिखाते हैं। अब मारपा कहते हैं कि अ, ये घर मेरे बेटे के लिए ठीक है लेकिन तुम इसके चारों तरफ पिलर बनाओ। इस घर के चारों तरफ मुझे 4 पिलर्स चाहिए और 4 मीनार वाले जो पिलर्स हैं वो तुम बनाओ। तो उसमें और 2-3 साल मिलारेपा को लग जाते हैं बनाने में। तो वो फिर बनाते हैं उसको। अ, तो उसके बाद 2 साल और निकल जाते हैं फ्रेंड्स। फिर क्या होता है, मिलारेपा की अब जो उम्र है वो भी ढलने लगी है। एडल्टहुड से और थोड़ा आगे वो बढ़ने लगते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वो फिर मारपा को बुलाते हैं कि गुरुजी देखिए मैंने 4 मीनार वाले जो आपने बोले थे कॉलम वो भी बना दिए हैं। तो मिलारेपा कहते हैं कि अ, ठीक है और अब इसके बाद कि तुम अभी ठीक है, ये तो तुमने बना दिया है, लेकिन अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है कि मैं तुम्हें दीक्षा दूँ और वो ये कहकर चले जाते हैं। तो उसके बाद वो फिर और दिन बीत जाते हैं तो अब क्या होता है, उनका सब्र का बाँध टूट जाता है मिलारेपा का। तो वो उनकी वाइफ़ के पास मारपा की वाइफ़ के पास फिर से जाते हैं और फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि माँ अब तो मेरी उम्र भी ढलने लगी है, अब मैं ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो अब मुझ पर कृपा कीजिए और गुरुजी से बात कीजिए कि वो मुझे दीक्षा दें। तो इस बात पर मिलारेपा की जो पत्नी है उसको रोना आ जाता है उनको। तो वो जाकर बात करती है, वो कहती है कि ये मेरे बेटे की तरह है और आप इससे इतना काम करवा रहे हो, उससे घर घर बनवाए जा रहे हो उससे, तो उससे मिलारेपा की तबीयत भी खराब हो जाती है। तो मारपा कहते हैं ठीक है, तुम इसको दवाई वगैरह दो, इसको जड़ी-बूटियाँ खिलाओ, इसको स्वस्थ करो और इसको रेस्ट दो कुछ दिन का। तो वो ऐसे ही करती हैं, उसको जड़ी-बूटियाँ वगैरह देती है, अच्छा खाना खिलाती है, तो वो उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि माँ अब तो मेरी एज भी डलने लगी है, अब गुरुजी से आप बात कीजिए। तो वो जाती हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अब तो उसको आप दीक्षा दे दीजिए, उसकी इतनी परीक्षा आप क्यों ले रहे हैं? और वो मेरे बेटे के समान है, तो आप मैं उसको ऐसे नहीं दे सकती इस स्थिति में। तो उसके बाद क्या होता है वो तब भी नहीं मानते जो मारपा है। फिर उनकी वाइफ़ क्या करती है, मारपा की वाइफ़ मिलारेपा को एक लेटर लिख के देती है जो अ, अपने हस्बैंड की वाइफ़ में अपने हस्बैंड की जो राइटिंग है उसमें लिखती है, मारपा की राइटिंग में वो लेटर हेड लिख के दे देती है और उसपे मोहर भी मारपा की लगा के मिलारेपा को दे देती हैं। और मिलारेपा के कोई ओल्ड स्टूडेंट होते हैं जो दीक्षा देने में सक्षम है, तो उनके पास उनको भेज देती है। अब मिलारेपा चले जाते हैं उनसे दीक्षा लेने चले जाते हैं मिलारेपा। तो क्या होता है वो जो उनके दीक्षा दे रहे होते हैं मारपा के जो स्टूडेंट है ओल्ड, बहुत माने हुए स्टूडेंट, बहुत एनर्जी होती है उनके अंदर भी। तो सब जो भी उनसे सीखने आता है वो बहुत कुछ उसको अनुभव होते हैं। लेकिन ये पहला केस था जिसमें मिलारेपा को कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। तो वो भी आश्चर्यचकित थे
जो मारपा के ओल्ड स्टूडेंट थे कि भाई ये क्या हो गया, ये तो पहला केस है मेरी हिस्ट्री का, मेरी लाइफ का, कि ये कैसा स्टूडेंट है कि इसको कुछ भी अनुभव नहीं हुआ मैं मेरी दीक्षा से। तो वो आश्चर्यचकित होते हैं और वो मारपा को मिलारेपा को लेकर वो मारपा के पास आते हैं कि सर, मैंने इनको ये दीक्षा दी है लेकिन इनको कुछ भी अनुभव नहीं हुआ है। तो उस पर मारपा बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं कि ये इसको किसने, तुम्हें किसने इजाज़त दी इसको दीक्षा देने की? वो अपने उस ओल्ड स्टूडेंट पे ही एग्रेसिव हो जाते हैं कि तुम्हें किसने किसकी इजाज़त से तुमने इसको दीक्षा दी है? तो वो कहते हैं, जी ये देखिए आपका जो लेटर पैड है, ये भई इसके थ्रू आप ही ने तो लेटर भेजा था मुझे कि इसको दीक्षा देनी है, तो मैंने इसको दीक्षा दी। तो वो कहते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये उनकी वाइफ ने भेजा है, उनकी राइटिंग में लिख के उनकी वाइफ ने दिया है। उसके बाद वो अपनी वाइफ को भी बुलाते हैं और बहुत गुस्सा करते हैं उनके ऊपर भी और अपने स्टूडेंट के ऊपर भी गुस्सा करते हैं कि तुम दोनों ने इसकी लाइफ खराब कर दी और 2-4 साल इसके तुमने आगे बढ़ा दिए। मैं इसको रास्ते पे ला रहा था लेकिन तुमने ये काम करके इसके और इसको पीछे धकेल दिया तुमने। तो उसके बाद क्या होता है माय डियर फ्रेंड, अ, जो मारपा है वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं मिलारेपा के ऊपर, उसको उसको निकाल क्या देते हैं, उसको इतना मार-पिटाई मतलब करते हैं उसके साथ और इतना उसको सुनाते हैं कि जो मारपा है वो बहुत ज़्यादा अब टूट चुके होते हैं। तो वो घर मतलब आश्रम से बाहर निकल जाते हैं, चले जाते हैं आश्रम छोड़ के और अब वो सुसाइड करने की सोच लेते हैं कि अब तो बस मेरा एक ही लक्ष्य है कि अब मुझे मरना ही है, क्योंकि मेरे जो गुरुजी हैं, वो तो मुझे दीक्षा अब नहीं देंगे क्योंकि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है। तो उ उनको बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि होती है और वो मरने के लिए चले जा रहे होते हैं। तो जो मारपा होते हैं उनके गुरु, उनको पता चल जाता है कि जो मिलारेपा वो आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। तो वो क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं, अपने डिसाइपल्स को, और उनको बोलते हैं कि चल जाके उसको बचाओ, उसको मेरे पास लेके आओ मिलारेपा को। तो वो उसको लेकर आते हैं मिलारेपा को और मारपा कहते हैं कि अब तुम पश्चाताप कर रहे हो, तुम्हें आत्मग्लानि हो रही है अब, तो अब तुम इस लायक बन गए हो कि मैं तुम्हें दीक्षा दे सकूँ और तुम्हें इस चीज़ का रिग्रेशन है कि तुमने जो पाप किया था, तुम्हें उसका मतलब एहसास है, उसका आभास है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की थी, तुमने कितने सारे लोगों की जान ली थी। तो ये तुम कितना बड़ा तुमने पाप किया था, इस चीज़ का तुम्हें एहसास हुआ है, तो अब तुम इस लायक बन गए हो कि अब मैं तुम्हें दीक्षा दूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो मारपा है वो मिलारेपा को दीक्षा देते हैं और उसके बाद एक स्पेशल दीक्षा होती है जिसमें एक स्टूडेंट को एक स्पेशल रूम में रखा जाता है। वो ऐसा रूम होता है जैसे सभी ने अनारकली मूवी देखी होगी, तो अनारकली मूवी में जब अनारकली को चिनवा देते हैं, चारों तरफ से उनके ईंटें लगा देते हैं और उसमें सिर्फ साँस लेने के लिए होता है। मारपा के लिए तो अनारकली के लिए नहीं होता, पर मारपा के लिए उसमें केवल साँस ले सकते हैं मारपा और देख नहीं सकते उसमें, वो बहुत अंधेरी काल-कोठरी होती है एक तरीके से। तो उस रूम को बनवाया जाता है और मिलारेपा को उसके अंदर रखा जाता है। उसके बाद उनको खाना-पीना उसी के अंदर एक छोटा-सा वो हॉल करके उसी के अंदर से दिया जाता है, प्लेट सरका दी जाती है अंदर और जब वो खाना खा लेते हैं अंदर वाला व्यक्ति मारपा सॉरी मिलारेपा, तो वो प्लेट को बाहर सरका देते हैं। तो इससे पता रहता था कि जो अंदर है व्यक्ति वो अभी जीवित है। बस यही एक संकेत उसका होता था कि हाँ, जो अंदर है वो अभी जीवित है क्योंकि उसने खाना खा लिया है। बाकी उनसे कॉन्टैक्ट करने का और कोई भी उसमें साधन नहीं होता था। तो उसके बाद क्या होता है, 3 दिन हो जाते हैं मिलारेपा को के अंदर। तो तीसरे दिन तिब्बत की एक देवी होती है, तिब्बतियन देवी जिनका नाम है डाकिनी। तो डाकिनी उनके सपने में आती है मिलारेपा के, कि मारपा ने तुम्हें दीक्षा तो दे दी है, लेकिन तुम्हें एक उस तथ्य से वंचित रखा है जो तुम्हें पता होना चाहिए था।
और वो क्या उसके बाद डाकिनी उन्हें सपने में दिख के चली जाती है, तो वो उससे बाहर निकल आते हैं, मिलारेपा उसे तोड़ के मारपा के पास भागे-भागे आते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी मुझे जो डाकिनी है उसके दर्शन हुए, डाकिनी देवी के। तो मारपा कहते हैं कि क्या सचमुच में तुम्हें दर्शन हुए? कि हाँ, कि अच्छा, कि हाँ उन्होंने मुझे ऐसे-ऐसे बोला कि मारपा ने तुम्हें ज्ञान तो दे दिया लेकिन एक जो तथ्य है उससे तुम्हें वंचित रख दिया है और तुम्हें इस ज्ञान को पाना चाहिए। तो वो बताते हैं कि अच्छा क्या बोला उन्होंने, तो वो एक तथ्य होता है जो वो अपने मारपा गुरु से बताते हैं कि ये है, तो उसके बारे में मारपा को भी ज्ञान नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि इसके लिए तो हमें भारत जाना पड़ेगा और भारत आकर वो नरोपा गुरु हुए हैं हमारे यहाँ महान, उनके बारे में उनका नाम सुना होगा सभी ने, नरोपा का। तो नरोपा भारत के ऐसे गुरु थे जिन्होंने मारपा और मिलारेपा दोनों को ज्ञान दिया, दीक्षा दी है। तो उसके बाद वो दोनों भारत आते हैं और जो मारपा है वो नरोपा से कहते हैं कि ऐसे-ऐसे हुआ है, डाकिनी के दर्शन हुए हैं गुरुजी और उसने ये बोला है कि इस पर्टिकुलर ये वाली पर्टिकुलर दीक्षा तुम्हारे पास नहीं है। तो नरोपा मारपा पर क्रोधित होते हैं कि अच्छा तुम्हें डाकिनी ने दर्शन दिए, कि तुम्हें तो डाकिनी दर्शन नहीं दे सकती। ये कि सच बताओ ये किसे दर्शन दिए हैं डाकिनी ने? कि वो तुम तो नहीं हो सकते जिसे डाकिनी ने दर्शन दिए हैं। तो मारपा बोलते हैं कि हाँ गुरुजी आप सच बोल रहे हैं। मेरे एक स्टूडेंट है उसको डाकिनी ने दर्शन दिए हैं। तो इस पर जो नरोपा होते हैं वो बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि अ, जो उत्तर है, तो उत्तर में भी प्रकाश का जो उजियारा है, मतलब अंधकार में अब प्रकाश का जो है वो उद्भव हो गया है। ये नरोपा वो हाँ, नरोपा बोलते हैं मारपा को। उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है अपने उस स्टूडेंट को बुलाओ जिसको डाकिनी के दर्शन हुए हैं। तो वो मारपा को बुलाते हैं, तो उस पर जो नरोपा होते हैं वो मारपा और हमारे जो मिलारेपा है इनको वो दीक्षा देते हैं और वो दीक्षा लेकर वो तिब्बत वापस आते हैं भारत से। तो ये एक ऐसी स्टोरी है माय डियर फ्रेंड जिसमें जो पहले तो जो मारपा होते हैं वो हमारे जो भी मिलारेपा है उनके आगे-आगे होते हैं। लेकिन इस दीक्षा के बाद क्या होता है कि मारपा मिलारेपा के पीछे-पीछे होते हैं, क्योंकि वो उनके स्टूडेंट बन चुके होते हैं। तो ये हिस्ट्री में पहली बार होता है डियर फ्रेंड्स कि एक स्टूडेंट एक गुरु का भी गुरु बन जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसमें क्या होता है कि आगे जो जाकर जो मिलारेपा होते हैं वो अपने गुरु के भी गुरु बनते हैं, यानी जो स्टूडेंट है वो गुरु बन जाता है अपने गुरु का। और आगे जाके जो मिलारेपा है वो बहुत ही ज़्यादा महान संत बनते हैं और बहुत सारी 1000 से ज़्यादा रचनाओं का वो रचनाएँ लिखते हैं गीतों के रूप में। तो इससे हमें यही शिक्षा इससे क्या सीखने को मिलता है माय डियर फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि जब तक हमारे अंदर ईगो रहती है वो हमें ज्ञान के प्रकाश से वंचित रखती है और ज्ञान हमें दिखाई नहीं देता ईगो के चक्कर में, क्योंकि ईगो इतनी हावी होती है हमारे ऊपर कि हम सच्चाई को देख ही नहीं पाते ईगो के कारण। और यहाँ यही है कि जब जिस टाइम मिलारेपा की ईगो चली जाती है उसी टाइम उसके गुरु उसको ज्ञान दीक्षा दे देते हैं, जब उनको पश्चाताप की अग्नि में वो जलते हुए देखते हैं। तो ये यहीं पर यही मैसेज है कि आप हम सब तो जानते ही हैं, क्योंकि हम सब मेडिटेटर्स हैं कि ईगो क्या है। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो ईगो को एक फैशन के रूप में लेती है, एज़ ए फैशन, कि जिसमें ईगो नहीं है वो बेकार है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो थोड़ी ईगो होनी चाहिए।
और इस ईगो के चक्कर में वो इतने आगे निकल जाते हैं कि वो अंधकार में डूब जाते हैं धीरे-धीरे। क्योंकि ईगो इतना हावी हो चुका होता है बच्चों पे कि ना वो पेरेंट्स की बातें समझ पाते इस चक्कर में और ना अपने जो उनके वेल विशर्स हैं उन्हीं की बातें समझ पाते हैं। तो इस तरह की स्टोरीज हमें खुद तो सुनने की ज़रूरत है ही, लेकिन जो हमारे टीनेजर्स हैं बच्चे, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह की स्टोरीज सुनाने के लिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी माय डियर फ्रेंड्स, मास्टर्स, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और अपने सामने ये स्टोरी शेयर करने का मुझे मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं भी सीख ही रही हूँ आप लोगों से मास्टर्स, मेरी अभी 1 ईयर की जर्नी 1 ईयर से शुरू हुई है, तो मैं सीख ही रही हूँ आप लोगों से, तो मैं आप सभी की ब्लेसिंग्स चाहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रानी जी। जैसे कि आपने पहले बताया कि गुस्से से हमने जो मिला रिपा होता है उन्होंने इतना आपा खो दिया होता है, लेकिन बाद में जब वो आत्म संयम और पश्चाताप की जो अग्नि होती है उसमें जब वो जलते हैं उसके बाद वो बहुत बड़े संत बन जाते हैं। थैंक यू मास्टर्स। आप लोगों का भी कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। अच्छा सावित्री जी। जी सावित्री जी। नमस्ते नमस्ते आत्मध्यानियों को सबको नमस्ते। बहुत सुंदर ये स्टोरी अभी उस पे ध्यान सागर पे भी चल रही है और थोड़ा बहुत इधर से भी सुनने को मिला, बहुत बढ़िया लगा ये स्टोरी मिलरपा जी वाली, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्ञानवर्धक है और इतने अच्छे से आपने इतनी स्वीट आवाज में हमको बताया, बड़ा अच्छा लगा। क्या होता है नई ग्रोथ जल्दी डेवलप होती है आपने बोला मेरा 1 ईयर सेशन है, आप तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत उन्नति करेंगे, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छे से समझाया, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू सावित्री जी। और किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग या क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। आई थिंक सबको कहानी बहुत अच्छी लगी और मेडिटेशन भी बहुत अच्छा हुआ। तो सेशन एंड करें क्या मास्टर्स, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। थैंक यू रानी, थैंक यू सो मच आज हमको इतना अच्छा मेडिटेशन कराने के लिए और इतनी अच्छी कहानी सुनाने के लिए। और मास्टर्स और मास्टर्स आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर हम लोग गुड़ा केशव की स्वाध्याय में मिलेंगे कल सुबह 11 बजे। तो मीटिंग एंड करती हूँ अभी। गुड नाइट, बाय। गुड नाइट।